स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था संधारित्र क्या है, जिसके बारे में हमने कहा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, संधारित्र कहलाती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं समान आकार व समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें अल्प दूरी पर समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। हमने ये माना 2 प्लेटें हमारे पास है, ए और बी। संधारित्र के कार्य सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा था कि प्लेट बी पर ऋण आवेश और प्लेट ए पर धन आवेश उपस्थित होता है। यह आवेश प्लेटों पर परिमाण में समान होता है, प्रकृति में विपरीत होता है। और प्लेट बी की हमने बाह्य सतह को भूसंपर्कित रखा था। हम ये देखते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। लेकिन प्लेटों के किनारों पर ये क्षेत्र रेखाएं अल्प रूप से वक्रीय हो जाती है। इसका कारण होता है कि प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती है, ठीक है, जिनमें प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये रेखाएं समांतर न होकर वक्रीय हो जाती है, जिनकी डायरेक्शन दिशा प्लस से ऋण प्लेट की ओर होती है। स्टूडेंट, हम ये मानते हैं, हमें ये ज्ञात करना है यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तो हम ये कहते हैं कि प्रथम प्लेट के लिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व बी प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो तो कुल तीव्रता ई इक्वल टू आपको मिलेगी ई ए प्लस ई बी के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास बनता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम ये भी कहते हैं कि प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, अति अल्प दूरी के रूप में हम इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट, ये ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा जो आपके पास है ये हमारे पास कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि हम ये कहते हैं कि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एप्सिलॉन नॉट का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट, हम ऐसी स्थिति में इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हैं कि इसकी धारिता क्या होगी। हम ये कहें यदि हमारे पास यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात
उपस्थित हो तो धारिता, हमारा यह एक पॉइंट है। यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहते हैं कि यदि हमारे पास प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात बनता है तो धारिता क्या होगी। स्टूडेंट्स, हम इसके लिए दोबारा से एक नॉर्मल चित्र बनाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं हमारे पास दो समान आकार समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें हैं। जैसा कि हमने पहले भी बोला है, प्रथम प्लेट को पॉजिटिव और सेकंड प्लेट को हम नेगेटिव मानते हैं। प्लेट बी को हम भूसंपर्कित रख देते हैं। यहाँ हमने ये माना है कि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है, जिसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ और यहाँ पर एक बात और आपको बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर आप ये कैसे पहचानेंगे कौन से प्लेट पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव की स्थिति बनती है। तो स्टूडेंट, जब आप विद्युत परिपथ में किसी संधारित्र को जोड़ते हैं तो आप इस बात को चेक करिएगा कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जिसके फलस्वरूप वो प्लेट धनावेशित तथा जो प्लेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों ही प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा होती है, परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। हमारे पास पॉइंट जो चल रहा है, माध्यम वायु या निर्वात के लिए हम धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसकी धारिता क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। प्लेटों के मध्य की दूरी d है, जैसा कि हम शुरुआत से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बटे ए प्लेटों का क्षेत्रफल, Q उपस्थित आवेश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि E बराबर हमारे पास बनेगा E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हमने रखी Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V के रूप में। तो पहले हमें V निकालना है, तो हमने ये कहा कि प्लेटों के मध्य विभवांतर आपको मिलेगा V बराबर E इंटू डी। डी दूरी है प्लेटों की, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। हमने ये संबंध पढ़ा था विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव में संबंध, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला आया था E बराबर dV अपॉन dr। वही फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट्स ये बनता है। हमारे पास इक्वेशन नंबर बनती है नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से आपको मिलेगा यह, आप यहाँ पर शामिल करेंगे समीकरण 3 को, तो V बराबर आपको मिलेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स, आपको धारिता ज्ञात करनी है, तो आप क्या करिए, धारिता की परिभाषा को अप्लाई करिए। यहाँ पे धारिता की परिभाषा से आपको मिलेगा C बराबर Q बटे V। नंबर 6 हमने समीकरण 5 व 6 को शामिल किया, तो हम देखते हैं C बराबर होगा Q बटे V का मान रखा Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q कैंसिल होता है, C बराबर होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है जब प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, हम कुछ बातों को यहाँ विशेष तौर से ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास C प्रोपोर्शनल है A, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है।
नंबर 2 पॉइंट के रूप में प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी को कम करके धारिता में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें यहाँ आपको बताता हूँ, जैसे कि यदि मैं ये कहता हूँ आपके पास कि प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना, आप ए को बदल दीजिए किससे, 2a से। आपने प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया और प्लेटों के मध्य की दूरी को आपने आधा कर दिया, तो धारिता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी परिस्थिति में हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास बनता है यहाँ पर C इक्वल टू ए की जगह हमने 2a रखा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह अपन ने रखा d अपॉन 2 ऊपर चला जाता है, आपके पास बनेगा C इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हम ये देखते हैं, इस प्रारंभिक फॉर्मूले से हम तुलना करते हैं तो यहाँ 4 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में धारिता प्रारंभिक धारिता की क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। स्टूडेंट्स, यदि इसी प्रकार से हम कहते हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल को हम आधा कर देते हैं और प्लेटों के मध्य की हम दूरी को दुगना कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में C बराबर लिखा जा सकता है a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बटे 2d। तो हम ये देखते हैं 1/4 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अर्थात ऐसी स्थिति में धारिता प्रारंभिक धारिता की 1/4 रह जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है, यदि प्लेटों के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है पूर्णतया भर दिया हो, तो हम जानना चाहते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, और इसके साथ साथ हमें यह भी ज्ञात करना है कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र आपके पास होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब चूंकि दो बातें हमें पता है, यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि E बराबर आपको मिलेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। समीकरण नंबर 1। प्लेटों के मध्य की दूरी को हमने शुरुआत से ही d मान रखा है, इसलिए प्लेटों के मध्य विभवांतर हमें मिलेगा V बराबर E इंटू डी। स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हम शामिल करते हैं, ये नंबर 2 हो गई। हमने समीकरण 1 व 2 से शामिल करते हुए कहा कि V बराबर बनेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और इंटू डी। समीकरण नंबर बनती है नंबर 3। अतः धारिता की परिभाषा से आपको मिलेगा C बराबर Q बटे V। नंबर 4 वैल्यू रखिए आप समीकरण 3 और 4 को शामिल करते हुए। समीकरण 3 व 4 से आपको मिलेगा C बराबर Q बटे Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो C बराबर आपको मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो धारिता होती है C, जो धारिता हमें प्राप्त हो रही है वह प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती व परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक एप्सिलॉन R के समानुपाती होती है। अतः हम ये कहते हैं कि
प्लेटों के मध्य हमारे द्वारा ऐसे परावैद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाए जिसका परावैद्युतांक अधिक है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तभी स्टूडेंट आज हमारे पास जो संधारित्र आते हैं, कैपेसिटर्स आते हैं, वो मार्केट में विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, जैसे पेपर संधारित्र, ऑयल संधारित्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वो इसीलिए कि इनके परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा धारिता का मान उतना अधिक बढ़ जाता है। सवाल है उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या है? एक अच्छा सवाल है स्टूडेंट। हम ये देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समान आकार, समान क्षेत्रफल तथा एक ही प्रकार के पदार्थ की बनी हुई दो चालक प्लेटें होती है जिनके मध्य अल्प दूरी रखी जाती है। हम ये देखते हैं कि इन प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहां परस्पर एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखी जा सकती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है तो हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और यदि कोई अन्य परावैद्युत माध्यम होता है तो हम E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ले सकते हैं। स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होता है। यहाँ आपके पास प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। जो असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। यह घटना उपांत प्रभाव कहलाती है। उपांत प्रभाव कहलाती है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ किनारों से ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कुछ मात्रा में वक्री हो जाती है इस तरह से। ये क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर जो क्षेत्र रेखाएं होती है बहुत पास पास होती है, जिनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, और प्रतिकर्षण के कारण ये क्षेत्र रेखाएं कुछ मात्रा में वक्रीय हो जाती है। ठीक है, जो कि एक उपांत प्रभाव की घटना कहलाती है। स्टूडेंट, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में है, एक संबंध के रूप में 2 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संभावित सवाल हो सकता है। विद्युत प्रवृत्ति काई व परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर में संबंध हमें स्थापित करना है। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d के रूप में हमें प्राप्त रहती है। हमने पढ़ा है कि इनमें से एक प्लेट भूसंपर्कित रहती है। दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश उपस्थित रहता है। स्टूडेंट, हम ये मानते हुए हम ये कहते हैं यहाँ पर कि यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कह सकते हैं माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट,
ठीक है। अब हम ये परावैद्युतांक शामिल हम करना चाहते हैं, तो हमने ये कहा कि हमने इसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया। तो स्टूडेंट, अपन ने पढ़ा था कि जब परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के मध्य रखा जाता है या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जो पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेगा उससे भी हम प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व का नाम दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा ई पी के रूप में, मैंने लिख दिया ध्रुवण सदिश के रूप में, बराबर सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ सिग्मा पी जो है आपके पास प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। इक्वेशन हमारे पास बनती है ई पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब दोनों ही उपस्थिति में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है तो हम जानना चाहते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हमने कहा परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E0 प्लस ई पी। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जब हमने किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है। जब हमने इस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा तो हम ये देखते हैं कि ये तो पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये आघूर्ण इधर की ओर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बन जाते हैं, जिन्हें हमने प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण नाम दिया था। हम ये देखते हैं कि इनकी दिशा और इनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ई पी जो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास बन रहा है, इसकी दिशा इसके ठीक विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में आपको बनेगा E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आपके पास माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस इस कारण से आया कि नेट तीव्रता के रूप में हम कहते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परस्पर विपरीत है, इसलिए माइनस का चिन्ह हमें शामिल करना होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन के रूप में E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आपको मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमने पढ़ रखा है, चूंकि परिभाषा के अनुसार परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हम जानते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसलिए E बराबर लिखा जा सकता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2। समीकरण नंबर 2 जो है ये परिभाषा के अनुसार है। समीकरण नंबर 1 जो कि एक प्रैक्टिकली वैल्यू आपके पास बनती है, चित्र के अनुसार जो तीव्रता बनती है वह समीकरण नंबर 1 है, और परिभाषा के अनुसार जो तीव्रता बनती है वह समीकरण नंबर 2 है आपके पास स्टूडेंट। हम 1 और 2 को बराबर करेंगे। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से आपको मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशन का हम पक्षांतरण करते हैं। हमारे पास बनेगा सिग्मा
P इक्वल टू, हम इसको लेफ़्ट साइड इसको राइट साइड ले जाते हैं, सिग्मा कॉमन मिलेगा, यहाँ बनेगा 1 माइनस इधर आएगा ये 1/εr। ये पॉइंट आपको बनता है, इसको हमने नंबर दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें ध्रुवण सदिश की परिभाषा से पता है, ध्रुवण सदिश की परिभाषा से हम जानते हैं कि P बराबर होता है काई E, काई विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आधार पर E की जगह हमने वैल्यू पुट करी, तो काई E की जगह हमने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलर, और एप्सिलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, काई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलर नॉट एप्सिलर R। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने नंबर दे दिया 4 नंबर। हमने समीकरण 3 और 4 के आधार पर वैल्यू बनाई। समीकरण 3 व 4 से काई सिग्मा बटे एप्सिलर नॉट एप्सिलर R इक्वल टू हमें मिलेगा सिग्मा 1 माइनस 1/εr। सिग्मा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमें मिलेगा यहाँ से फॉर्मूले के रूप में काई इक्वल टू एप्सिलर नॉट एप्सिलर R का हमने क्रॉस गुणा कर दिया, 1 माइनस 1/εr। इसको हम अंदर गुणा कर लें तो हमारे पास बनेगा काई इक्वल टू एप्सिलर नॉट एप्सिलर R माइनस एप्सिलर नॉट एप्सिलर R बटे एप्सिलर R। एप्सिलर R कैंसिल हो जाता है, हमें मिलेगा काई इक्वल टू एप्सिलर नॉट एप्सिलर R माइनस एप्सिलर नॉट। ठीक है, हमें मिलेगा काई इक्वल टू एप्सिलर नॉट कॉमन है, एप्सिलर R माइनस 1। ये हमारे पास विद्युत प्रवृत्ति और परावेगतांक के मध्य संबंध है। एक अच्छा सवाल है स्टूडेंट, ये भी 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी ये डेरिवेशन आपको प्रूफ करवा सकता है स्टूडेंट।